नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, तैयार कर लेना है। सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना है दोस्तों। आपका एग्जाम जो है 29 सितंबर को है, तो अभी से आपको क्या करना है दोस्तों, एक्टिव हो जाना है। यदि आपको स्कॉलरशिप को पक्का करना है, अपनी स्कॉलरशिप को पक्का करना है, लेना है दोस्तों, तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना दोस्तों, क्योंकि आपके पास थोड़े से ही समय बचा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, अटेंड करना है और उसको रटना है दोस्तों। तो चलिए हम आज के इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन को तैयार करना है दोस्तों। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है दोस्तों, आपको शुरू से अंत तक वॉच करना है और आपको लास्ट में वीडियो क्लास में बताना है कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रथम क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी दोस्तों। पहला ऑप्शन है अमृतसर में, सेकंड ऑप्शन है आगरा में, थर्ड ऑप्शन है मेरठ में और फोर्थ ऑप्शन है लाहौर में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आपको जो ऑप्शन सही लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी जालियांवाला बाग की जो घटना घटी थी दोस्तों, कहाँ घटी थी दोस्तों, तो अमृतसर में घटी थी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वंदे मातरम लिखा था। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, फोर्थ ऑप्शन नतेशा शास्त्री। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, वंदे मातरम किसने लिखा था दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, यही यदि पूछा जाए कि जनगण मनगढ़ किसने लिखा था, तो किसने लिखा था दोस्तों जनगण मनगढ़, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वह कौन से राज्य हैं जो व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पड़ेगा पंजाब और हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में यानी कि 100 क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि 100 में से कितना जो है क्वेश्चन आपको आ रहा था। हमको लगता है कि आपको 90 क्वेश्चन का आंसर पता होगा या फिर 80 क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट। यहाँ आप देखिएगा, जो ऑप्शन सही होगा आप बताइएगा। तो याद रखिएगा, भारत में वो कौन से राज्य हैं जो व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो है पंजाब और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा क्या हैं, व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बीजों की नई संकर किस्मों के आविष्कार में कौन सहायक है। ऑप्शन पढ़िएगा हरित क्रांति, सेकेंड ऑप्शन श्वेत क्रांति, थर्ड ऑप्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसंधान। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, बीजों के नई संकर किस्मों के आविष्कार में कौन सहायक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, कौन सहायक है दोस्तों, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कौन सा उद्योग कृषि कच्चे माल पर आधारित है। ऑप्शन पढ़िएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सेकेंड ऑप्शन समुद्री उद्योग, थर्ड ऑप्शन है रेशम उद्योग और फोर्थ ऑप्शन है मछली पालन। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कौन सा उद्योग कृषि कच्चे माल पर आधारित है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। याद रखिए दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कच्चे माल पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन पढ़िएगा, पहला ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा महसूस होगा कि जो मेरे फ्रेंड हैं वो कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट कर रहे हैं और एक्टिव हैं, अपने स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो अपना स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर मिलेगा यदि आप अपना 100% देते हैं तो दोस्तों। ठीक है, अपना 100% दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो अपना 100% दीजिए, अपना तैयारी एकदम फुल रखिए। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जो मध्य प्रदेश है वो प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन पढ़िएगा कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है।
ठीक है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वो कॉपर का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड ऑप्शन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा ये अच्छे लगे तो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तभी लाइक करना, क्योंकि ये एजुकेशनल वाली वीडियो है और एजुकेशनल वाली वीडियो को आपको लाइक ही करना है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा भैया हमको, ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अभी हमने आपको बताया कि जो कॉपर है उसका सबसे अधिक उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, तो कॉपर को ही तांबा कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा मैग्नीज का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है असम और फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट कीजिए। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? तो यहाँ आप देखिए जो थर्ड ऑप्शन दोस्तों वो सही है। हाँ दोस्तों, जो असम है वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है किस राज्य में नहीं गुजरती? मतलब किस राज्य से नहीं गुजरती? कौन पाइपलाइन दोस्तों? तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है वो किस राज्य से नहीं गुजरती दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन सही लगे आप कमेंट कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद कर लेना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके एसएसबी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र। हाँ दोस्तों, जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कटनी प्रसिद्ध है? जो कटनी एक शहर है, एक जिला है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा, लौह अयस्क के लिए, सेकेंड ऑप्शन अभ्रक के लिए, थर्ड ऑप्शन है तांबा के लिए और फोर्थ ऑप्शन है बक्साइट के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, जो कटनी है वो एक मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और ये याद रखिएगा बक्साइट के लिए जो है कि बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। याद रखिएगा जो कटनी है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बक्साइट के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, सेकेंड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। हाँ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा स्वराज पार्टी का क्या हुआ? तो गठन हुआ। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गांधी जी द्वारा दलितों को किस नाम से पुकारा जाता था? याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पढ़िएगा अछूत, सेकेंड ऑप्शन है शूद्र और थर्ड ऑप्शन है हरिजन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और आपसे बार बार कहूँगा दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी, मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, 29 सितंबर तक आपका मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। यदि आप कोई रिस्पॉन्स देते हैं तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, इससे कोई आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, गांधी जी द्वारा दलितों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो याद रखिएगा हरिजन के द्वारा, हरिजन। ठीक है, हरिजन नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 2011 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था दोस्तों? तो ऑप्शन पड़ेगा 1000 पुरुष 931 महिलाएं, 1000 पुरुष 943 महिलाएं, 1000 पुरुष 927 महिलाएं और 1000 पुरुष 922 महिलाएं। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही और राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 1000 पुरुष 943 महिलाएं। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है दोस्तों।
भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, किस में आरक्षित है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा, लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, मंत्रिमंडल, पंचायती राज निकाय। इसको पंचायती राज निकाय, पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, पंचायती राज संस्थान भी कहते हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जो फोर्थ ऑप्शन दोस्तों वो सही है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित सीटें, ठीक है, यानी कि सीटें क्या है, आरक्षित हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ टिप्पणी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कुछ नोट है दोस्तों कि भारत में महिलाओं के लिए जो पंचायती राज संस्थान है उसमें क्या 1/3 जो है आरक्षित सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नया क्वेश्चन बनेगा कि पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में किस दिन हुआ था, किस तारीख को हुआ था, किस समय हुआ था? तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। ओके दोस्तों, और उसमें क्या किया गया था? महिलाओं को 1/3 जो है सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वप्रथम यह व्यवस्था कहाँ जो है लागू किया गया? तो याद रखिए राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में जो है सबसे पहले जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है दोस्तों? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन पड़ेगा केरल में, सेकंड ऑप्शन तेलंगाना में, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा में, और फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि तेलंगाना में। हाँ दोस्तों, जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है वो तेलंगाना में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो किन के बीच लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? ऑप्शन पड़ेगा बाबर और इब्राहिम लोदी, सेकेंड ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली और मराठा, थर्ड ऑप्शन है अकबर और शेर शाह सूरी, और फोर्थ ऑप्शन है शेर शाह सूरी और हुमायूं। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। पानीपत का नाम ही अपने आप में एक ऐसा नाम है जो 3 युद्ध को याद कराता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, किन के बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है। किन लोगों के बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसमें कौन जीता था दोस्तों? बाबर जीता था। और कब हुआ था दोस्तों पहली लड़ाई? तो 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। बात करें सेकेंड यानी कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1556 में लड़ा गया था। याद रखिएगा सभी डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेट पूछ सकता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे नोट पॉइंट जो हमने बताया वही नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की 1526 में लड़ी गई थी, और कौन जीता था दोस्तों? तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। जीता था कौन? तो बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। द्वितीय लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिएगा 1556 में लड़ी गई थी, और बैरम खां था और किसके बीच? तो बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था, और दूसरा था हेमचंद सूरी। और ये किसका? देखिए हेमचंद सूरी किसका सेनापति था? तो हकीम शाह सूरी का सेनापति था, याद रखिएगा। और इसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। और अभी आपने तीसरा को देखा, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो 1761 में लड़ी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन पड़ेगा 2, 3, 4, 5। तो जो इसका सही आंसर हो दोस्तों 5 भागों में। याद रखिएगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ आप देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला है ये पृथ्वी है आपका, ठीक है। ये पहला है, देखिए क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। मतलब कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों।
आप नोट पॉइंट को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 350, सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 352, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 370। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में ये भी कमेंट कीजिएगा कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपको जो दोस्तों आ रहे थे। मुझे लगता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो मेहनत किए होंगे, उनको 80 से 90 क्वेश्चन जो हैं 80 से 90 क्वेश्चन का आंसर जो है मालूम होगा। और आप जब कमेंट करेंगे कि मुझे 80 क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे 90 क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी होगा। ठीक है, और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, आपका कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति है वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत जो है लगा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 360 होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, सेकेंड ऑप्शन धूपगढ़, थर्ड ऑप्शन है पंचमढ़ी और फोर्थ ऑप्शन महेंद्रगिरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौन? धूपगढ़। हाँ दोस्तों, धूपगढ़ क्या है दोस्तों? धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन ओडिशा, थर्ड ऑप्शन पश्चिम बंगाल और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जो तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट है दोस्तों वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो मालवा पठार है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। जो मालवा पठार है वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं कि जो मालवा पठार निम्नलिखित में से महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, जो मालवा पठार इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा इसका जो क्षेत्रफल 81,767 है वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। जो मालवा पठार का क्षेत्रफल याद रखिएगा 81,767 क्या है? मालवा पठार का क्या है? तो क्षेत्रफल है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है थाईलैंड में, सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ आप देखिए देश दिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में है? पहला है थाईलैंड, सेकेंड ऑप्शन है फिलीपींस, थर्ड ऑप्शन है भारत और फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा फिलीपींस होगा। फिलीपींस, हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में है? तो फिलीपींस में है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन लखनऊ और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, नैनीताल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात। हाँ दोस्तों, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। ठीक है दोस्तों, यदि अगला क्वेश्चन आए कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे कम है, सबसे छोटी है, तो वो है गोवा। ठीक है, तटरेखा सबसे कम किसकी है? तो गोवा की। सबसे ज़्यादा किसकी? तो गुजरात की। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन 28 फरवरी, थर्ड ऑप्शन 8 सितंबर और फोर्थ ऑप्शन है 2 फरवरी। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को।
ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1948 में, सेकेंड ऑप्शन है 1946 में, थर्ड ऑप्शन है 1942 और फोर्थ ऑप्शन है 1941 में। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1948 में हुई थी, यानी कि पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से देखिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? जो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो किस स्थान पे है? पहला है केन्या में, सेकेंड ऑप्शन मलावी में, थर्ड ऑप्शन तंजानिया में और फोर्थ ऑप्शन जाम्बिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि तंजानिया में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है यानी कि माउंट किलिमंजारो वो कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड ऑप्शन लॉर्ड विलियम वेटिंग और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। वीडियो को शांति से क्या करना है, शुरू से अंत तक वॉच कर लेना है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, आप जब परीक्षा दे के आएंगे तो कहीं ना कहीं आप हमसे कहेंगे दोस्त भैया आपने आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि एग्जाम में बैठने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आए। आपको तैयार कर लेना है, अपना 100% अभी से दे देना है। ठीक है, अपना मेहनत करना है। किसी भी एग्जाम को निकालना है ना दोस्तों तो आपको पहले क्या करना होगा, अपना 100% दीजिए। ठीक है, जब आप अपना 100% देंगे, अपना मेहनत किए रहेंगे तो आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मैंने मेहनत नहीं किया था तो नहीं निकला। ऐसा कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे जरूर निकलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो राइट है, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय भी थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन में यदि ये भी आ जाते हैं तो इनको भी मार दीजिएगा। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने भी लगाया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है? जो इकहरी नागरिकता इसको हम एकल नागरिकता भी कहते हैं दोस्तों, एकल नागरिकता भी कहते हैं। तो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकेंड ऑप्शन आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन कनाडा और फोर्थ ऑप्शन अमेरिका। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्या? वो ऑप्शन पहला सही होगा दोस्तों, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान में जो शामिल इकहरी नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लोकसभा को उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी कि कम से कम यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो उम्र है कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन पड़ेगा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 25 वर्ष होगा। हाँ दोस्तों, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? पहला है तैराकी, सेकेंड ऑप्शन क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है बिलियर्ड्स और फोर्थ ऑप्शन शतरंज। तो याद रखिएगा दोस्तों, माइकल फेल्प्स जो खेल है वो तैराकी से संबंधित है। किससे? तैराकी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड ऑप्शन संसद, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन संविधान। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट करना है। आप इसका कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उसका संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? पहला है उत्तरी और पूर्वी, सेकेंड ऑप्शन दक्षिणी और पूर्वी, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिणी और पश्चिमी।
तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन पहला पढ़िएगा राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। सो दोस्तों जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने छोटे भाई का क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपको 1K सब्सक्राइब करना, मतलब 1000 हमको सब्सक्राइबर चाहिए। सो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करते जाना है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। ठीक है, कौन है दोस्तों, राजस्थान। यदि जनसंख्या की बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, किस राज्य की दोस्तों, तो याद रखिएगा यूपी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। भारत में जो जजिया कर था वो सबसे पहले किसने लगाया था। पहला है ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड ऑप्शन औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम और फोर्थ ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा भारत में जजिया कर सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जो कि दिल्ली के सल्तनत थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम होगा, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही क्या किया था, जजिया कर सबसे पहले लगाया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गायत्री मंत्र कहाँ मिलेगा आपको, तो ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन पढ़िएगा विश्वामित्र, सेकंड ऑप्शन वशिष्ठ, थर्ड ऑप्शन है इंद्र और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षित। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा विश्वामित्र ने किया था। दोस्तों आपसे एक बार और बता दें दोस्तों 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं और ये 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये कक्षा 9 वालों के लिए है और कक्षा 10 वालों के लिए है। ठीक है, मतलब इसका ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है 10 वालों के लिए भी है और ये 11 वालों के लिए भी है। जो 9 का स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी है, और जो 11 का स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे ये भी निवेदन है कि आपको जो 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आपको वीडियो के लास्ट में यानी कि कमेंट करना है कि आपको 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। 70 आ रहे थे कि 80 आ रहे थे कि 90 आ रहे थे कि 100 में 100 आ रहे थे। कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहे थे दोस्तों, यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें खुशी होगी। ठीक है, बेहिचक बताइएगा दोस्तों। यदि 50 आते हैं तो आप 50 बताइए कि मुझे 50 क्वेश्चन का आंसर आ रहे थे। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए, तो गायत्री मंत्र की जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने की थी, तो दोस्तों विश्वामित्र ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, पतंजलि किस संकलन के लिए प्रसिद्ध है। योग सूत्र के लिए, पंचतंत्र के लिए, ब्रह्मा सूत्र के लिए, आयुर्वेद के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो पतंजलि है वो योग सूत्र के लिए, योग सूत्र संकलन के लिए क्या है, फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है। भूकंप के उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है। ऊपरी केंद्र, भूकंपीय, फोकस, उभयचर बिंदु। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोकस। ठीक है, यानी कि भूकंप की जो उत्पत्ति के स्थान को हम फोकस कहा जाता है, और जो ऊपरी केंद्र होता है फोकस से अविलंबित होता है। ठीक है, फोकस से क्या होता है, अविलंबित होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों। पहला है केंद्रीय कानून मंत्री, सचिव कानून मंत्रालय, भारत के अटॉर्नी जनरल, फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना है दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक आपको वॉच करना है। ठीक है,
आप खाना खाते समय भी देख सकते हैं, रोड पे चलते समय भी देख सकते हैं, तो मतलब कि आप किसी समय भी देख सकते हैं। आपको क्या करना, बस देखना है, आपके जो है दिमाग में क्वेश्चन का आंसर छप जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप तुक्का भी मारेंगे तो सही मारेंगे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिए भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों कि भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की बिजली का है? ऑप्शन है जल विद्युत का, सेकेंड ऑप्शन थर्मल का, थर्ड ऑप्शन है परमाणु का, और फोर्थ ऑप्शन है सौर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा तो है किसका? तो थर्मल का, यानी कि तापीय ऊर्जा का है, ठीक है। किसका है? तापीय ऊर्जा का। इसको तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट पढ़ लीजिएगा। तापीय ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि जैसे ईंधन पर आधारित है। लगभग 56% बिजली उत्पादन तापीय ऊर्जा के माध्यम से होता है, यानी कि थर्मल से होता है। जल ऊर्जा जो है 14%, परमाणु ऊर्जा 3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन सिलिकॉन, सेकेंड ऑप्शन फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन ग्रेफाइट और फोर्थ ऑप्शन चारकोल। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेंसिल में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, जो ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट के बारे में कुछ और जान लीजिए। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अवरोप होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, सुचालक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना, ठीक है, डैश संविधान से उधार ली है। मतलब कि किस संविधान से उधार ली है? भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना किस संविधान से उधार ली दोस्तों? मतलब किस देश के संविधान से उधार ली है, ठीक है। पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन कनाडा, थर्ड ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ ऑप्शन आयरलैंड। भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना किस देश के संविधान से उधार ली है? तो याद रखिएगा कनाडा से। इसका जो राइट आंसर होगा कनाडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों अच्छे से। जो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन पढ़िएगा योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। जो आपको आंसर सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य भोजन क्या था दोस्तों? ऑप्शन है जौ और चावल, सेकेंड ऑप्शन है दूध और उसके उत्पाद, थर्ड ऑप्शन है चावल और दालें, फोर्थ ऑप्शन सब्जियां और फल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो था दूध और उसके उत्पाद। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन राजस्थान। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो याद रखिएगा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। फेडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जो फेडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? क्या भूकंप मापने के लिए किया जाता है, सेकेंड है वर्षा, थर्ड ऑप्शन है महासागर की गहराई और फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता। तो याद रखिएगा दोस्तों, फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या मापने के लिए? महासागर की गहराइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। पहला है गढ़ा लोहा, स्टील, पिग आयरन और निकल स्टील। तो जो आपको आंसर सही लगे दोस्तों याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है गढ़ा लोहा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों।
फ्रीडल बिहाइंड वार्स पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है किरण बेदी, सेकेंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है नेल्सन मंडेला और फोर्थ ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम क्या करेंगे, डेली वीडियो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको क्या करना है, जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सभी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाता रहेगा और टाइम टू टाइम हम वीडियो को वॉच कर लेंगे। केवल वॉच कर लेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं 100 में से जो है आपको 70 से 80 क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, फ्रीडल बिहाइंड वार्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं किरण बेदी। ठीक है, कौन है दोस्तों? तो किरण बेदी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन पढ़िएगा पहले। 1815 में, सेकेंड ऑप्शन है 1829 में, थर्ड ऑप्शन है 1804 में और फोर्थ ऑप्शन है 1841 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1804 होगा। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को लागू किया था 1804 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ दोस्तों? आप बताइएगा। ऑप्शन जो आपको सही लगे आप उसका कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ था दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ज़रूर ही बताना है। जो मेरे दोस्त इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किए ना वो कमेंट ज़रूर करना कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ था, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ मेरे जो फ्रेंड हैं वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने परीक्षा को लेकर PMSSB स्कॉलरशिप परीक्षा को लेकर एक्टिव हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले किस देश से हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा वो फ्रांस से हुआ था। ठीक है, फ्रांस से हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, भारत में किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत में किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन पड़ेगा कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को, नर्मदा नदी को। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा गोदावरी। हाँ दोस्तों, गोदावरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? वृद्धगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पड़ेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्क रेखा। हाँ दोस्तों, कर्क रेखा क्या करता है? भारत के मध्य से होकर गुजरता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है परमाणु विखंडन पर, सेकेंड ऑप्शन है परमाणु संलयन पर, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर और फोर्थ ऑप्शन है कृत्रिम रेडियोधर्मिता पर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा परमाणु संलयन पर। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु संलयन पर आधारित है। ठीक है, किस पे? तो परमाणु संलयन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट हमेशा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जो केंद्रीय बजट होता है दोस्तों, जो सेंट्रल बजट होता है हमेशा सबसे पहले कहाँ जो है प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा में, सेकेंड ऑप्शन है राज्यसभा में, थर्ड ऑप्शन है संसद का संयुक्त सत्र और फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक में। जो केंद्रीय बजट है वो हमेशा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, आपको पूरा वीडियो वॉच कर लेना है ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएं और आप PMSSB परीक्षा में इसमें से कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आप अच्छा से जो है इसको कर लेंगे। ठीक है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश का फैलाव, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रकाश का फैलाव। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग होता है किसके कारण? तो प्रकाश का फैलाव के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा विदेशी देश
अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार क्या है दोस्तों? तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पहला ऑप्शन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर जी, थर्ड ऑप्शन है बी एन राव और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी जी। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे वो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो कौन थे भैया? तो याद रखिएगा, वो थे भैया आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी। हाँ दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था, उन्होंने रखा था, किसने? तो बी आर अम्बेडकर जी ने। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कन्फ्यूशियस के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन कनिष्क के द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसको जो राइट आंसर होगा दोस्तों कनिष्क के द्वारा। ठीक है, यानी कि शक संवत की स्थापना कनिष्क के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट होता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट होता है किसका? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? भारत का वो कौन सा फील्ड है जिसको भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है सिंधु गंगा का मैदान, सेकेंड ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और फोर्थ ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु। जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, वो है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। हाँ दोस्तों, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, मतलब धान सबसे ज़्यादा यहीं उगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, डैश गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, मतलब कि किससे गुजरते समय प्रकाश का जो गति है वो न्यूनतम होगी? क्या पानी से गुजरने से, कि निर्वात से गुजरने से, कि वायु से गुजरने से, कि कांच के गुजरने से? तो याद रखिएगा, जब कांच से आपका प्रकाश गुजरेगा तो उस समय उसकी जो गति होगी सबसे कम होगी। ठीक है, राइट आंसर हाँ कांच होगा। ठीक है, किसके शासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसके शासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था दोस्तों? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी सरकार, सेकेंड ऑप्शन मोरारजी देसाई सरकार, थर्ड ऑप्शन नरसिम्हा राव जी सरकार और फोर्थ ऑप्शन है वाजपेयी सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई सरकार। हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई सरकार के दौरान जब ये इनका शासन चल रहा था तो उसके दौरान क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार की सूची से। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, उच्च न्यायालय और चुनाव आयोग। जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसकी किसके पास होती है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, बाहरी अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री आकाश को किस रूप में देखेगा? तो बाहरी जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होगी आकाश को किस रंग में देखेगा? तो काला रंग में देखेगा, यानी कि काला रूप में देखेगा, पूरा काला देखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? इनमें से कौन है जो भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? पहला है अब्दुल फजल, सेकेंड ऑप्शन है बदायूनी, थर्ड ऑप्शन है ईसर दास, फोर्थ ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, बदायूनी।
ठीक है, बदायूनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तर भारत में, ठीक है। कौन सा जो है राजवंश शासन कर रहा था? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन पढ़िएगा पहले, नंदा, मौर्य, शुंगा और कौ। तो याद रखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राज कौन कर रहा था भैया? तो वो कौन कर रहे थे, कौन राजवंश कर रहे थे भैया? तो नंदा, ठीक है, नंदा राजवंश जो है शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ कहाँ खो गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कुंतल में, राखीगढ़ी में, दैमाबाद में, बनावली में। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ था, वो कहाँ खो गया था? तो दैमाबाद में खो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, वर्ष 1939 में कांग्रेस ने अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस, देखो कांग्रेस से, वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? पहला है भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, सेकंड ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज, थर्ड ऑप्शन है क्रांतिकारी मोर्चा, फोर्थ ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जब 1939 में कांग्रेस पार्टी से जब अलग हुए थे तो उन्होंने अपना एक अलग पार्टी का गठन किया था, वो है फॉरवर्ड ब्लॉक का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन है 30 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 35 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 40 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 37 वर्ष। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार किसने रहा था? ऑप्शन पढ़िएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर बीवी गिरी और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर आर वेंकटरमणम। तो जो आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, कि लोकसभा का, कि राज्यसभा का, कि मंत्रिमंडल का? जो ऑप्शन आपको राइट लगे, जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? भारत के जो संसद होता है तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। कौन? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। ओके दोस्तों, ये अभिन्न अंग किसका? संसद का तो अभिन्न अंग है, लेकिन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन है 1923 में, सेकेंड ऑप्शन है 1928 में, थर्ड ऑप्शन है 1929 में और फोर्थ ऑप्शन है 1930 में। जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा दोस्तों? तो 1928 में पहुंचा। ओके दोस्तों, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। याद रखिएगा, वो थे कौन भैया? लाला लाजपत राय। हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए। ओके,
सभी क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, ठीक है। आपको वीडियो को वॉच करना है, फुल वॉच करना है दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया दोस्तों? पहला ऑप्शन है 1920 में, सेकेंड ऑप्शन है 1927 में, थर्ड ऑप्शन है 1930 में और फोर्थ ऑप्शन है 1935 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा 1930 में। 1930 में क्या किया गया था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सेकेंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, थर्ड ऑप्शन है लोकमान्य तिलक ने और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है दोस्तों। यानी कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने जी ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1815 में, सेकंड ऑप्शन है 1830 में, फोर्थ ऑप्शन 1848 में और फोर्थ ऑप्शन 1847 में। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी 1815 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। वह स्थान जहां आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकंड ऑप्शन मुंबई, थर्ड ऑप्शन अमृतसर और फोर्थ ऑप्शन कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा मुंबई। हाँ दोस्तों, मुंबई में क्या किया गया था? आर्य समाज एवं प्रार्थना समाज का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा या नदियों के द्वारा? तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वो होता है नदियों के द्वारा, ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, बहुत अच्छा मिट्टी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है और इसमें गेहूँ सबसे ज़्यादा उगता है, ठीक है। और गेहूँ के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है गेहूँ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, अभी आपको हमने बताया कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जिसमें गेहूँ जो उगाया जाता है। यानी कि गेहूँ के लिए सबसे अच्छा जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, सेकंड ऑप्शन लाल मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और फोर्थ ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो याद रखिएगा वो है काली मिट्टी, ठीक है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है दोस्तों? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है काली मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और फोर्थ ऑप्शन है लाल मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पर्वतीय मिट्टी। हाँ दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी यानी कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेगा दोस्तों। भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राणी घोषित किया गया? ऑप्शन पढ़ेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1956 में, सेकेंड ऑप्शन 1952 में, थर्ड ऑप्शन 1962 में और फोर्थ ऑप्शन 1992 में। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1952 ईस्वी में। हाँ दोस्तों, 1952 में चीते की जाति को लुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वनों की ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? वनों की ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन, सेकंड ऑप्शन है वर्षा में कमी, थर्ड ऑप्शन है प्रदूषण में वृद्धि और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भाई वनों का जब ह्रास होगा तो कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी? पहला तो मृदा का अपरदन होगा, सेकेंड ऑप्शन ये है कि वर्षा में कमी आएगी और प्रदूषण में वृद्धि होगी। मतलब जो सही आंसर होगा वो ये तीनों हो जाएगा, मतलब कि ये सभी हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों 1960 में, 1972 में, 1988 में, 1986 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा।
यानी कि वर्ष 1972 में दोस्तों, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम जो है पारित किया गया था 1972 में। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है असम में, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा में, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। हाँ दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है दोस्तों? पहला है वर्षा जल, सेकंड ऑप्शन अधोभूमिक जल, थर्ड ऑप्शन समुद्री जल, और फोर्थ ऑप्शन नदी का जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्री जल। हाँ दोस्तों, समुद्री जल सबसे खारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? क्या वो तिहरी बांध परियोजना है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, कि दामोदर घाटी परियोजना है? जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप प्लीज़ दोस्तों आप लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक करेंगे कम से कम आप जो है हमको 100 लाइक पहुंचा दीजिए, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बस 100 लाइक, ठीक है। क्योंकि नया चैनल है हमारा, तो 100 लाइक हमारे लिए बहुत है, ठीक है। आप लोगों को भाई आपको 100 लाइक पहुंचाना है, हमारी वीडियो को 100 लाइक पहुंचाना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये प्रथम नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, ये प्रथम नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, सेकंड ऑप्शन दामोदर घाटी परियोजना, थर्ड ऑप्शन हीराकुंड परियोजना, फोर्थ ऑप्शन है रिहंद बांध परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना। ये कैसी परियोजना है? सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में बनाई गई है? ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों। पंजाब में, सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है बिहार में, और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। ओके, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में बनाई गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है दोस्तों? ऑप्शन है सतलुज पे, सेकंड ऑप्शन है महानदी पे, थर्ड ऑप्शन है रिहंद पे, और फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा नदी पे। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो याद रखिएगा नागार्जुन जो सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पे स्थित है, ठीक है। किस पे स्थित दोस्तों? कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? क्या वो धान है, गेहूं है, काला चना है, कपास है? तो रबी की फसल कौन है दोस्तों? याद रखिएगा इसमें रबी की फसल है कौन? गेहूं, यानी कि गेहूं क्या है? रबी की फसल है। गेहूं क्या है दोस्तों? रबी की फसल है। धान की बात करें तो धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ओके, यहाँ पे नोट कुछ पॉइंट दिया गया, इसको रख लीजिएगा। जो रबी की फसल है वो सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। ओके दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय तापमान तथा पकते यानी कि तापमान कम होता है और पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देखिए, गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर है, सरसों रबी की फसल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पाद में वृद्धि से, कृषि उत्पाद की व्यापार से। तो याद रखिएगा जो हरित क्रांति है वो है कृषि उत्पाद से संबंधित। ओके दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है दोस्तों? पहला ऑप्शन है तांबे से, सेकंड ऑप्शन बॉक्साइट से, थर्ड ऑप्शन है सोने से, और फोर्थ ऑप्शन लौह अयस्क से। तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा हेमेटाइट का संबंध है लौह अयस्क यानी कि
फेरम से, यानी कि लौह अयस्क से। ठीक है, ये लौह अयस्क क्या है? एक लोहे यानी कि फेरम का, आयरन का क्या है? एक अयस्क है। और हेमेटाइट क्या है? इसका अयस्क है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बॉक्साइट अयस्क है शीशे का, तांबे का, जस्ते का, एल्यूमिनियम का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों एल्यूमिनियम का, यानी कि जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? पहला है बिहार, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भारत में प्रथम, देखो अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा, उत्तराखंड में, सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु में, फोर्थ ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में और फोर्थ ऑप्शन राजस्थान में। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो है तमिलनाडु में स्थित। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे और वो होगा साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, पहले ये बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कितने अच्छे लगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक कीजिए। बहुत ज़्यादा जो है मेहनत हुई है इस वीडियो में दोस्तों, क्वेश्चन को खोज के लाया गया है, चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये वीडियो 9th वालों के लिए भी है और 11th वालों, दोनों लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो के लास्ट में आ ही गए हैं दोस्तों तो आपको ये कमेंट करना है कि 100 क्वेश्चन हमने जो कराया है जीके के, सामाजिक विज्ञान के, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे? 70 आ रहे थे भैया, कि 80 आ रहे थे, कि 90 आ रहे थे? ठीक है, आप कमेंट करेंगे, मुझे खुशी होगी, मुझे हैप्पीनेस महसूस होगा। ठीक है, कि जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे मित्र हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको स्कॉलरशिप चाहिए ही चाहिए। तो यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस छोटे भाई का, अपने इस बड़े भाई का क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए। भाई सपोर्ट करेंगे तो भी तो हमको अच्छा लगेगा ना, वीडियो को हम डेली रूटीन पे जो अपलोड करेंगे, जब सपोर्ट करेंगे तभी तो। ठीक है, आपको रिस्पॉन्स देना होगा दोस्तों, आप रिस्पॉन्स देंगे तभी हम भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो होगा विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ओके दोस्तों, धन्यवाद।